हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे जीन एक्सप्रेशन के हवाले से। और ये टॉपिक है जीन एंड जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होता है और साथ में जीन जो है वो किस तरह से रिलेट करता है जेनेटिक कोड से, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं और कोडॉन क्या होते हैं और एंटी कोडॉन, इनकी जो है यहाँ पर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। साथ में कौन कौन से कोडॉन हमारे पास मौजूद हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन एक्सप्रेशन के इस टॉपिक को। ये एक्चुअली इस तरह से है कि आपने मैसेंजर आरएनए के अंदर पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कोड के फॉर्म में होती है, कोडेड होती है। तो जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इस मैसेंजर आरएनए में क्या मौजूद होंगे, कोड मौजूद होंगे। एक तरह के न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी और वो सीक्वेंस जो है वो कोड कहलाएगी। तो वो कोडेड इन्फॉर्मेशन मौजूद जो होती है इसके अंदर, वो एक्चुअली जेनेटिक कोड कहलाता है। तो अब मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझने के लिए पहले जेनेटिक कोड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वर्क ऑफ आर्चिबाल्ड गोरेड, ये साइंटिस्ट का नाम है, विलियम बैटसन एंड जॉर्ज बैडले, ये साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने काम किया है जेनेटिक कोड पे। एडवर्ड टैटम, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिफरेंट तरह से जीन और जेनेटिक कोड के ऊपर जो है वर्क किया। और इन्होंने कंक्लूड किया, इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं उनसे इन्हें पता चला कि जीन जो है, जीन एक डीएनए का सेगमेंट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है प्रोटीन की सिंथेसिस की। और अदर वर्ड्स के अंदर कि जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। तो ये सारे जो है इनके जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उन सभी से यही बात प्रूव हुई कि जीन ही वो चीज़ है जिसके ऊपर हेरिडिटी मौजूद है, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है। और ये जीन हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मौजूद है उस डीएनए के ऊपर मौजूद होता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट डिफरेंट जीन्स हैव डिफरेंट बेसिस सीक्वेंस। ये भी ऑब्जर्व इन्होंने किया कि डिफरेंट जीन के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है सीक्वेंस होती है, जैसे कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इस तरह से ये सीक्वेंस एक बन गई है। मतलब डिफरेंट तरह से सीक्वेंस मौजूद होगी न्यूक्लियोटाइड्स की एक डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की बड़ी अहमियत होती है इसके अंदर। और ये हर जीन की ये अलग अलग तरह की सीक्वेंस मौजूद होगी और उसकी वजह से डिफरेंट प्रोटीन्स हैव डिफरेंट अमीनो एसिड्स। और साथ में ये भी देखा गया कि जब प्रोटीन, अब देखें डीएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है। तो डीएनए के अंदर अगर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है वो हर जीन की अलग अलग है और साथ में यहाँ पर प्रोटीन की जो भी प्रोटीन मौजूद है हमारे पास, उन प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी अलग अलग है। तो ये दोनों बात इस तरह से आपस में रिलेट कर रही हैं कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वही जो है प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। उस वजह से, मतलब डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मौजूद है उस वजह से ही प्रोटीन के अंदर जो है अमीनो एसिड की सीक्वेंस बन रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंफर्म होने लगी और इन्होंने जो है ये वर्क, इनका जो वर्क था, इनका एक्सपेरिमेंट था, उससे ये बात कंफर्म हुई। तो यहाँ पर लिखा है देयर फॉर द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस इन जीन वर्क एज अ कोड फॉर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। तो डीएनए के अंदर या फिर जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है या फिर नाइट्रोजिनस बेसिस की जो सीक्वेंस है, वो एक तरह का कोड होती है, वो कोड के तौर पे काम करती है। और वही हमारे पास प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को बनाती है। तो अगर आपके पास अगर कोई कोड मौजूद है और उससे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो एक पासवर्ड या एक कोड कहलाता है। तो इस तरह से अमाइन नाइट्रोजिनस बेसिस की जो सीक्वेंस है वो हमारे पास कोड है और उसको जब हम डी कोड करेंगे तो उससे हमें एक सीक्वेंस मिलेगी और उस सीक्वेंस के अंदर हमें अमाइनो एसिड को पुट करना है जिससे हमारी डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनेगी। हर जीन के अंदर डिफरेंट तरह की नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस होगी और उस तरह के वहाँ पर अमाइनो एसिड भी उसी तरह से हम बनाएंगे और उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, पूरी हमें वहाँ पर डिफरेंट तरह की प्रोटीन जो है मिलने लगेगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात आपने कंफर्म कर लेनी है, यहाँ पर याद रखनी है कि नाइट्रोजिनस बेसिस की जो भी सीक्वेंस होगी एक जीन के अंदर, जब वो जीन एक्सप्रेस करेगी तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी उसी की वजह से होगी। मतलब वो कोड होगी, एक नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस एक कोड होगी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के लिए। तो उस वजह से यहाँ पर
अमाइनो एसिड और प्रोटीन जो है बनेगी। अब देखिए नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ दीज बेसिस वर्क एज कोड फॉर अमाइनो एसिड। अब ये बेसिस जो है, ये नाइट्रोजनस बेसिस, ये अमाइनो एसिड के लिए कोड किस तरह से हैं, किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अमाइनो एसिड को इस तरह से पुट किया जाए। तो अब देखें यहाँ पर जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट आता है कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं। द जेनेटिक कोड आर सेट ऑफ रूल्स यूज टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन द डीएनए फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस। वो सारे रूल्स, वो सारे प्रिंसिपल्स जिनके हिसाब से इंफॉर्मेशन को डीएनए के अंदर रखा गया है, वो कहलाता है जेनेटिक कोड। मतलब यहाँ पर हम डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस मौजूद है वो सीक्वेंस जो है वो एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे चल रही है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो ये जो सीक्वेंस है यही कोड कहला रही है। We know that when we want to send a message or want to load prepaid amount in our phone, जब हम अपने फ़ोन में लोड जो है करवाना चाहते हैं तो हमारे पास जो है एक कार्ड स्ट्रिप हमें मिलती है। उसके ऊपर क्या होता है, एक कोड लिखा होता है। वो कोड जब हम सेंड करते हैं उस कंपनी को, तो वहाँ से हमें जो है उस कोड को वो मैच करते हैं और उससे हमें जो है वो उतने अमाउंट का लोन या फिर वहाँ से लोड इतने अमाउंट का आपको वो सेंड करते हैं। तो वो कार्ड स्ट्रिप पर जो कोड लिखा होता है, वो कोड एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इतने अमाउंट का लोड जो है इस आदमी को आपने सेंड करना है इसके नंबर पर। तो ये जो कोड है ये इस तरह से काम करता है। सेम ऐसे ही डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, वही प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक तरह का कोड प्रोवाइड करती है, एक इन्फॉर्मेशन देती है कि इस तरह से प्रोटीन को सिंथेसाइज करें। अब यहाँ पर देखें, ये जो कोड है ये आपके पास सेल को इन्फॉर्मेशन देता है, 3 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन देता है कि अमाइनो एसिड कौन कौन से रिक्वायर होंगे प्रोटीन के लिए, कौन कौन से अमाइनो एसिड चाहिए, और सीक्वेंस क्या होगी अमाइनो एसिड की उस प्रोटीन को बनाने के लिए, और साथ में पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ कितनी होगी उस प्रोटीन को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक कोड जो है वो प्रोवाइड करता है उस सेल को। उसके बाद वो सेल जो है वो क्या करेगा, उस प्रोटीन को बनाएगा। अब यहाँ पर लिखा है व्हेन दिस इंफॉर्मेशन जीन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड ट्रांसक्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए दे वर्क फॉर अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब जीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक कोड के ज़रिए, जेनेटिक कोड के तौर पे मैसेंजर आरएनए के अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पर देखें ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। मतलब जीन होती है, वो जीन की इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के अंदर चली जाती है। तो जीन की इन्फॉर्मेशन जब मैसेंजर आरएनए के अंदर जाती है तो वहाँ पर वो जेनेटिक कोड के तौर पे उस मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद होती है, और उसके बाद वो वर्क करता है मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के अंदर, और ट्रांसलेशन के अंदर उस कोड को जो है पढ़ा जाता है और उसके बाद उससे प्रोटीन को बनाया जाता है। द डीएनए एंड आरएनए बोथ आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखें, आपको पता है कि डीएनए और आरएनए 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड आपके पास मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर थायमिन की जगह यूरासिल होता है। अगर आप आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरासिल होता है, और बाकी के आपके पास जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं ये चारों न्यूक्लियोटाइड सेम होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड बाकी सेम होते हैं। तो अब देखें, आपके पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को अगर कोड करे, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का कोड जो है एक अमाइनो एसिड हो, और जब भी वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आए तो उसके लिए हम उस अमाइनो एसिड को जो है पढ़ें। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज़ आपके पास एक राइबोसोम है, और राइबोसोम के पास जो है यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के अंदर अगर थायमिन आ रहा है, सपोज़ यहाँ पर थायमिन आ रहा है, तो थायमिन का अगर कोड है एक अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड का नाम सपोज़ है कि वहाँ पर आर्जिनाइन है, ठीक है, तो आर्जिनाइन, तो यहाँ पर ये थायमिन का कोड है आर्जिनाइन। तो थायमिन जब भी आएगा तो यहाँ पर आर्जिनाइन को बुलाया जाएगा और चेन के अंदर ऐड किया जाएगा। दोबारा अगर थायमिन आ रहा है तो दोबारा उस आर्जिनाइन को बुलाया जाएगा और उसको कोड किया जाएगा। तो अगर थायमिन जो है ये कोड है आर्जिनाइन अमाइनो एसिड के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी थायमिन आएगा तो अमाइनो एसिड आर्जिनाइन को बुलाया जाएगा और वहाँ पर उसको ऐड किया जाएगा।
तो अगर हमारे पास थायमिन के लिए आर्जिनाइन है और साइटोसिन के लिए कोई और अमाइनो एसिड है और यहाँ पर यूरासिल के लिए कोई और अमाइनो एसिड है, तो ऐसे हमारे पास 4 क्या है न्यूक्लियोटाइड हैं, तो अमाइनो एसिड भी 4 कोड किए जा सकते हैं उसके लिए। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक बेस पेयर एक बेस जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड की तरफ इशारा करे, तो क्या होगा, 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड के टाइप हैं, तो हमारे पास 4 अमाइनो एसिड सिर्फ कोड किए जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद हैं। तो अब क्या करें, अब तो हमारे पास 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड तो सिर्फ 4 टाइप के हैं। तो इस तरह से कैसे कोड करेंगे हम इस 20 टाइप के अमाइनो एसिड के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक और बात हम हमारे सामने आती है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं उनको हम एक एक करके यूज़ नहीं करते, बल्कि उनको पेयर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एडेनिन को जो है वो थायमिन के साथ यूज़ करें तो AT ये एक हमारे पास कोड बन जाएगा और ये किसी एक अमाइनो एसिड को बताएगा। उसके बाद TA ये दूसरा कोड बन सकता है, AC ये तीसरा कोड बन सकता है, AU ये चौथा कोड बन सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पेयर ऑफ कोड जो है ये आपके पास बन सकते हैं। और 4 जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं, इन चारों को मिलाकर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ कोड बनाकर उनसे अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है पेयर्ड। अगर आप ऐसे सोचें तो आपके पास 4 अमाइनो एसिड हैं और 4 के आप अगर दो दो वाले कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो टोटल आपके पास कितने 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसका मतलब है कि 16 अमाइनो एसिड आप कोड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर लिखा है कि 20 अमाइनो एसिड टोटल हैं, और अगर आप पेयर के अंदर अगर कोड को यूज़ करें तो वो क्या होगा, 16 अमाइनो एसिड को आप सिर्फ कोड कर सकते हैं, बाकी के 4 अमाइनो एसिड को आप कोड नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि 3 हम जो है न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करें। तो जैसे कि ATU AUG ये इस तरह के कोड, मतलब ट्रिपल ट्रिपल इसे कहते हैं ट्रिपलेट। तो अगर हम ट्रिपलेट को एक कोड माने, ये हमारे पास एक कोड है और इसके लिए ये एक अमाइनो एसिड को बताएगा, ये दूसरे अमाइनो एसिड को बताएगा। अब ऐसे अगर तीसरा कोड है हमारे पास CGU, ये हमारे पास तीसरे अमाइनो एसिड किसी एक अमाइनो एसिड को बताएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कोड हमारे पास अगर ऐसे हों, ट्रिपल के फॉर्म में अगर कोड मौजूद हों, तो वो हमारे पास सब सही से कंप्लीट 20 अमाइनो एसिड को वो जो है कोड कर पाएंगे। तो इसीलिए 3 बेस पेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया जाता है और उससे हम 64 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, मतलब 64 अमाइनो एसिड के टाइप्स को कोड किया जा सकता है। लेकिन 20 अमाइनो एसिड हैं तो ये तो वैसे भी कोड हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारे पास टोटल 64 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं 3 बेस पेयर्स के। और 3 बेस पेयर जो है ये आपस में मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बात है ये हमारे पास प्रूफ भी की गई साइंटिस्ट के दौरान, और बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसाइज किया था पहले, लेकिन बाद में ये बात प्रूफ की गई कि कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, एक अमाइनो एसिड की तरफ इशारा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1961 में फ्रांसिस क्रिक ने जो है और उनके साथ में उनके कुछ और कोवर्कर्स ने इस बात को, इस हाइपोथेसिस को करेक्ट किया, मतलब इसको बताया कि ये जो हाइपोथेसिस है 3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला, ये वाकई सही है। अब इसके लिए यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पर जो टेबल है ये आपको इस टेबल को आपने किस तरह से बनाया कि जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं उनको आप यहाँ पर कॉलम में पहले तो इस तरफ से रखें, फिर इस तरफ से आप इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स को जो है कॉलम के अंदर रख दें। उसके बाद यहाँ से आप हर एक बॉक्स के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड को जो है पुट कर दें, चारों न्यूक्लियोटाइड जो है हर बॉक्स में पुट कर दें। उसके बाद पहले आप एक यहाँ से उठाएँ, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से, और उसके बाद एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से, और उसके बाद आप जो है एक यहाँ से उठाएं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशंस जो है वो बन जाते हैं। तो ऐसे आप हर एक कॉलम से एक एक उठाकर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ऐसे आपके पास 64 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे और 64 कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फेनाइलएलेनिन ये एक अमाइनो एसिड का नाम है, ऐसे ल्यूसीन ये भी एक अमाइनो एसिड का नाम है, जो कि ये दो न्यूक्लियोटाइड एक एक अमाइनो एसिड को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं।
तो 2 न्यूक्लियोटाइड, ये 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड इस ल्यूसीन को जो है कोड कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड भी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टेबल को आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर कहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ अमीनो एसिड के नाम नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि स्टॉप और यहाँ पर स्टार्ट जो है वो यहाँ पर लिखे हुए होंगे। तो ये आपके पास जो है ये कहलाते हैं स्टार्ट कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन। ये एक कोडॉन कहलाता है। हर 3 बेस पेयर का एक जो कॉम्बिनेशन है ये कोडॉन कहलाता है। तो ये एक एक कोडॉन है और यहाँ पर ये स्टॉप कोडॉन है और कुछ हमारे पास स्टार्ट कोडॉन भी होते हैं जहाँ से स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात अब प्रूव हो गई कि 3 न्यूक्लियोटाइड जो है मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं और ये जो है ट्रिपलेट बेस पेयर कहलाता है। और हर एक ट्रिपलेट बेस पेयर जो कि एक अमीनो एसिड को इनकोड कर रहा है, उसके अंदर एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, उस एक ट्रिपलेट को हम कहते हैं कोडॉन। तो अगर आपके पास जब भी वर्ड कोडॉन आ जाए, इसका मतलब है कि 3 जो है 3 आपके पास क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्बिनेशन है। ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, यहाँ पर ये एक कोडॉन है। तो इस तरह से ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो है कॉम्बिनेशन एक कोडॉन कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं से भी 3 न्यूक्लियोटाइड उठा लें वो एक कोडॉन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो है स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो है ये एक कोडॉन नहीं बनेगा। अब कोडॉन सिर्फ आपके पास ये मौजूद है, यहाँ पर ये कोडॉन है, जहाँ पर आपके पास ये कोडॉन शो किया गया यही कोडॉन है। कोडॉन का कॉम्बिनेशन जो है वो भी स्पेसिफिक होता है। तो नाउ देयर आर 64 कोडॉन, हमारे पास टोटल 64 कोडॉन है। सम वर्क एज ए स्टार्ट कोडॉन, कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि स्टार्ट कोडॉन है, मतलब वहाँ से जो है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होगी। और कुछ ऐसे हैं जो कि स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, वहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा एंजाइम। रिसर्च शोड दैट कोडॉन AUG, ये AUG एक कोडॉन है जो कि स्टार्ट का नाम, स्टार्ट सिग्नल है, मतलब ये स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा। AUG जो है ये स्टार्ट कोडॉन है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कि स्टॉप कोडॉन है, जैसे कि हमारे पास UAG, UAA एंड UGA, ये 3 जो हैं ये स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। यहाँ पर आकर एंजाइम अपना फंक्शन जो है वो स्टॉप कर देगा। द जेनेटिक कोड्स एंड कोडॉन डज नॉट नीड एंड डज नॉट हैव एनी पंक्चुएशन। इनके अंदर कोई भी पंक्चुएशन नहीं होती, इनके अंदर आप कोई भी सिंबल, स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर यहाँ पर कॉमा वगैरह कोई भी सिंबल इसके अंदर आप यूज़ नहीं करते, कोई भी पंक्चुएशन इसके अंदर यूज़ नहीं की जाती। ये इस तरह से लिखा जाता है जैसे यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है FATMAHIT, ऐसे डायरेक्टली ये कोड जो है लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जेनेटिक कोड का। इसके अंदर यहाँ पर ये जीन मौजूद है। अब इस जीन के अंदर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की आप पूरी सीक्वेंस देख रहे हैं। अब इससे जब mRNA बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो यहाँ पे देखें T के सामने क्या आएगा, A आएगा, A के सामने क्या आएगा, U आएगा, क्योंकि A के सामने क्या आता है, T आता है। अब इसके अंदर एक RNA के अंदर T कभी भी, थायमिन कभी भी नहीं होता, वहाँ पर यूरासिल होता है, तो इसलिए A के सामने क्या आएगा, U आएगा, G के सामने C आएगा, T के सामने A आएगा, A के सामने U आएगा, क्योंकि A के सामने हमेशा U आता है। A के सामने DNA के अंदर एडेनिन के सामने क्या होता है, थायमिन, लेकिन अगर आप RNA के अंदर देखें तो एडेनिन के सामने क्या आएगा, यूरासिल। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है RNA के अंदर। अब ये हमारे पास RNA बन चुका है। इस RNA के अंदर 3 जो पेयर्स हैं ये एक कोडॉन कहलाते हैं। यहाँ पर AUC और दूसरा भी AUC, ये हर AUC ये क्या है, हर एक ये कोडॉन है। तो आप देख रहे हैं सभी क्या है, सेम कोडॉन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये इतने कोडॉन आपके पास मौजूद हैं और 3 पेयर जो होते हैं ये एक कोडॉन कहलाता है। अब AUC इज़ अ कोडॉन फॉर आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन जो है ये एक अमीनो एसिड है, इसके लिए कोड आपके पास मौजूद है, कोडॉन मौजूद है AUC। जब भी AUC कोडॉन आएगा तो यहाँ पर आइसोल्यूसिन एंजाइम यहाँ पर अमीनो एसिड को बुलाया जाएगा और इसको चेन के अंदर ऐड किया जाएगा। इफ़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी सिंथेसाइज्ड इफ़ इट कंटेन्स 7 आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड इन इट। अगर हमारे पास यहाँ पर 7 अमीनो एसिड मौजूद हैं आइसोल्यूसिन के,
तो अब देखें AUC कितने टाइम्स था, 7 टाइम था। पिछली वाली हमने जो फिगर देखी उसके अंदर 7 बार जो है AUC वाला कोडॉन मौजूद था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 7 बार जो है ये आइसोल्यूसिन के अमीनो एसिड को बुलाया जाएगा और यहाँ पर 7 टाइम्स ऐड किया जाएगा और हमारे पास 7 अमीनो एसिड वाली एक चेन बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, जिसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड मौजूद होगा, सिर्फ आइसोल्यूसिन मौजूद होगा, क्योंकि कोडॉन कौन सा है, सिर्फ AUC कोडॉन मौजूद था पिछली वाली चेन के अंदर। As we have discussed that there are 61 codons and to code 20 अमीनो एसिड्स। हमें पता है कि 3 जो है वो क्या थे, स्टॉप कोडॉन थे, तो वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। बाकी के हमारे पास 61 जो कोडॉन हैं ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। टोटल अमीनो एसिड 20 हैं और हमारे पास कितने कोडॉन हैं, 61 कोडॉन मौजूद हैं जो कि इन 20 अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो विद जेनेटिक कोडिंग फॉर with these 61 some are stop codon, कुछ stop codon हैं। all 61 are used to genetic coding for amino acid। ये सारे 61 क्या होंगे, ये जेनेटिक कोडिंग करेंगे, मतलब हर 3 पेयर जो होगा वो एक एक अमीनो एसिड को इनकोड करेगा और उससे क्या होगा, एक एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन मिलेगी हर 3 न्यूक्लियोटाइड में से, मतलब हर एक कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड की तरफ इशारा करेगा। अब यहाँ पर इसको कहा जाता है कि जेनेटिक कोड इज़ दस हाईली रिलक्टेंट एंड डीजेनरेट। इसको रिलक्टेंट और डीजेनरेट कहा जाता है। अब इसको हाईली डीजेनरेट क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अमीनो एसिड जो है उसके लिए एक से ज़्यादा कोडॉन मौजूद हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कोडॉन का जो है वो आंसर है, इस कोडॉन का कोड है अर्जिनाइन, तो फिर ये किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो एक कोडॉन के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड नहीं हो सकते, एक कोडॉन के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड नहीं हो सकते, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट कोडॉन हो सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास डीजेनरेट कहलाता है। यहाँ पर लिखा है कि ईच कोडॉन स्पेसिफाइज वन एंड ओनली वन अमीनो एसिड। हर एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड की तरफ इशारा करेगा, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट कोडॉन भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए भी हो सकते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए इनको कोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जेनेटिक कोड्स मौजूद होते हैं। होपफुली ये आज का लेक्चर आपको जेनेटिक कोड वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछें, इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।